ये क्लास 10 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इतिहास की अवधारणा। और ये जो प्रश्न है फर्स्ट लेसन का, और यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे समझ कि पर्यावरण के इतिहास से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण के इतिहास से आप क्या समझते हैं, तो दिया है कि पर्यावरण इतिहास सामाजिक ज्ञान की एक धारा है। जो पर्यावरण इतिहास है वो सामाजिक ज्ञान की वह धारा है जो पर्यावरण और मानव के आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रक्रियाओं का विवेचन करती है। यानी पर्यावरण इतिहास में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पर्यावरण और मानव के आपसी संबंध के बारे में जो प्रभावित कर रहे प्रक्रिया, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो मानव से और जो आपसी मतलब कि जो पर्यावरण और मानव के आपसी संबंध से जो प्रभावित होने वाले प्रक्रियाओं का जो विवेचन करता है, वही तो पर्यावरण का इतिहास है। यह मानव जीवन के सभ्यता और संस्कृति को भी प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। यानी कि पर्यावरण इतिहास में हम लोग मानव जीवन के सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी पढ़ेंगे। संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि ये मानव की आंतरिक गुण है, ठीक, और जो ही सभ्यता क्या होता है, ये जो बाहर से दिखाई देता है। तो ये हम लोग यहाँ पर पर्यावरण इतिहास के अंतर्गत हमने मानव के बारे में और उनके आपसी संबंध के बारे में, यहाँ तक कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। और इसका अध्ययन परिस्थिति और संतुलन और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखना, यानी कि मानव पर्यावरण का जो पर्यावरण का इतिहास है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि इससे क्या होगा कि पारिस्थितिक असंतुलन और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाया जा सके। अगला दिया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आत्मकथा क्या महत्व है। तो आत्मकथा से बहुत सी ऐसी नई ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। आत्मकथा, और इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होगी जो इससे पहले प्रारंभिक सामान्य इतिहासों से प्राप्त नहीं होता। आत्मकथा से भी आत्मकथा भी इतिहास जानने का एक साधन है। और इससे बताया जाता है कि आज से पहले ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ थी जो कि प्राप्त नहीं हुआ, वो आत्मकथा से प्राप्त हुआ। और इससे व्यक्तिनिष्ठ सूचनाएं प्राप्त होती है, यानी एक व्यक्ति का जो पर्सनली सूचनाएं हैं वो आत्मकथा से ही पता चल सकता है, और ऐतिहासिक विषयों का अभाव भी होता है। और यहाँ बताया गया जैसे कि 70 बच्छर सरला देवी चौधरानी का, जिन्हें झारा पर 70 बच्छर तो बिपिन चंद्र पाल का था, और जिन्हें झारा पता एक तरह से कहा जाए सरला देवी चौधरानी का, और जीवन स्मृति एक तरह से कहा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इन सभी को जब पढ़ोगे मतलब ये सभी की आत्मकथा है। और जैसे इस आत्मकथा को तुम पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा, कुछ उनके आंतरिक जो उनके कुछ ऐसे बातें होगी, जो उनका पर्सनली कुछ ऐसा बात होगा, वो सभी उनको आत्मकथा से ही पढ़ने से प्राप्त होगा। और ये जो हमने 3 नाम बताया, जिन्हें झारा पता, सरला देवी चौधरानी और 70 बच्छर बिपिन चंद्र पाल, और जीवने स्मृति एक तरह से कहा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर, वो सभी सब मतलब जो भी ये पुस्तक है सभी का पर्सनली पुस्तक है। इनमें इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन की खास स्मृतियों को सजाया है, ठीक। और इसीलिए बताया जाता है कि उस पुस्तक को पढ़ने से आप बहुत सारा कुछ उनका विशेष ज्ञान आपको प्राप्त होगा जो इतिहास के काम आएगा। 3.3 देखोगे, भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में ये 1911 का है आखिर फेमस है। 1911 में आखिर क्या हो गया कि आखिर 1911 इतना ज़्यादा भारतीय इतिहास जो फेमस है। तो भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में 1911 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष क्या हुआ था कि मोहन बागान जो क्लब, वह यूरोपीय नागरिक और सेंट फुटबॉल टीम को हराकर IFA शील्ड जीता था। यानी भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में अगर देखा जाए तो 1911 का इतिहास सबसे खास है। 1911 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इसी साल क्या हुआ था कि जो मोहन बागान क्लब है उसने क्या किया, यूरोपीय कंपनी को, यूरोपीय नागरिक को और सैन फुटबॉल टीम को, यानी कि जो मोहन बागान क्लब है फुटबॉल के लिए फेमस है,
और बताया जाता है मोहन बागान क्लब जो कलकत्ता में, इसने क्या किया, यूरोपीय जो नागरिक थे और जो सैंड फुटबॉल टीम था, इन दोनों को हरा दिया। अब हरा दिया तो कोई ऐसा वैसा तो काम किया नहीं, अरे वो भी यूरोपीय नागरिक को हरा दिया, जिसके चलते इन्हें IFA शील्ड जीता और जिसके चलते 1911 इतिहास में फेमस हुई। और इसी वर्ष बताया जाता है कि बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और उसी भी बंगाल के विभाजन को 1911 में क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया, यानी पार्टीशन का जो था उसको रद्द कर दिया गया। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली इसी साल ट्रांसफ़र भी हुआ, यानी 3 IFA शील्ड भी जीता। यहाँ तक कि भारत का विभाजन, बंगाल का जो विभाजन था वो रद्द हो गया। और साथ ही साथ कहा जाए तो इसी साल कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कोलकाता में जन गण मन राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। अगला क्वेश्चन देखोगे तो सरकारी दस्तावेज दिया है, जो कि 2 साल आया है, 23 में भी दिखाई दे रहा है, 19 में भी माध्यमिक परीक्षा में। और बताया जाता है कि सरकारी दस्तावेज के बारे में, सरकारी दस्तावेज का क्या अर्थ है, तो शासन और प्रशासन के सामान्य और गोपनीय कार्यों की जो सूचना देने का और लिखित कामकाज पत्रों को सरकारी दस्तावेज कहा जाता है। शासन का हो या प्रशासन का हो, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सामान्य और गोपनीय, यानी सरकार का कुछ गोपनीय सूचनाएं होती है या लिखित सूचनाएं होती है। और जिन चीज़ों में ये लिखित सूचनाएं रखी जाती है, यानी जो लिखित सूचनाएं या गोपनीय सूचनाएं हैं, जिन कागज़ पत्रों को सरकारी दस्तावेज, इन्हीं कागज़ पत्रों को सरकारी दस्तावेज कहते हैं। यानी सरकार ने जिस कागज़ का उपयोग किया है किसी भी सूचना के लिए या गोपनीय सूचना के लिए, उस कागज़ पत्र को ही सरकारी दस्तावेज। मानो कि तुम्हारे नाम पर कोई वारंट निकल गया, अब वो जो कागज़ होगा ना, वो कागज़ समझो सरकारी कागज़ है, और उसी को हम लोग सरकारी दस्तावेज कहें, यही सरकारी दस्तावेज है। इसके अंतर्गत सरकारी पत्र भी पत्राचार या गुप्त सूचनाएं, सरकारी रिपोर्ट, पुलिस का भी जो रिपोर्ट होता है, किसी के नाम पर वारंट आ गया, सरकारी जो रिपोर्ट है जैसे खेत उत या जो भी कुछ का है ज़मीन लिखाने का, या अधिकारियों के जो साक्षात्कार इत्यादि, यानी कहीं कहीं पर बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो ये सारे सरकारी दस्तावेज में, अगर तुम्हारी मानो कि स्कूल के जो हेड मैडम है वो भी अगर किसी कागज़ पर सिग्नेचर कर देती है, तो वो भी एक तरह से कहा जाए तो सरकारी दस्तावेज में है, क्योंकि वो सरकारी कागज़ हो गया, उनका सिग्नेचर, वो सरकारी एक व्यक्ति है और उनके द्वारा जो भी सिग्नेचर किया जाएगा वो सरकारी दस्तावेज कहलाएगा। और ये सरकारी दस्तावेज या तो अभी लेखागारों में या संग्रहालयों में सुरक्षित रखे जाते हैं। अगला दिया है आपका, सैन्य इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। सैन्य इतिहास नाम में ही काम छिपा हुआ है कि इतिहास की वह शाखा जिसमें सैन्य यानी कि सैनिकों के बारे में बताया जाए। नीचे में 3.5, ठीक, तो नाम से ही पकड़ सकते हो। अगर मानो कि पर्यावरण इतिहास है तो उसमें पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा, सामाजिक इतिहास है तो उसमें समाज के बारे में बताया जाता है। वैसे यहाँ सैन्य इतिहास है कि ये सैनिक के बारे में, सैन्य के बारे में। तो सैन्य इतिहास से सैनिकों के रहन सहन के बारे में पता चलता है कि कैसे सैनिक लोग रहते थे, रहन सहन उनका क्या था, अस्त्र क्या था, उनका हथियार क्या था। इसके साथ साथ कहा जाए तो प्रशिक्षण, युद्ध रणनीति की सफलता असफलता आदि विषयों की जानकारी मिलती है कि कैसे वो लोग प्रशिक्षण लेते थे, कैसे एक तरह से कहा जाए तो वो लोग युद्ध में सफल होते थे या असफल होते थे, और जिससे राष्ट्र की सैन्य व्यवस्था की मजबूती बनाने में मदद मिलती। इसी को हम लोग एक तरह से कहा जाए तो सैन्य इतिहास का अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे 3.6, आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत में, अगर तुम चाहते हो कि आधुनिक भारत का इतिहास के स्रोत में ये सरकारी दस्तावेज की क्या सीमाबद्धताएं हैं, यानी सरकारी दस्तावेज क्या भूमिका निभाता होगा। तो ये सरकारी दस्तावेज की सभी बातें
हमेशा सही नहीं होती। जरूरी नहीं है कि सरकारी दस्तावेज जो भी है वो हमेशा सही होगा। उसमें सरकार के बातों, कार्यों और दृष्टिकोण की जानकारी मिली। इससे जो सरकारी दस्तावेज होता है उससे सरकार के बातों के बारे में, सरकार कौन सा कार्य कर रहा है या उसके दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। बहुत सारे ऐसे मामलों में सरकारी जो रिपोर्ट होती है उसमें भूल और गलत भी हो सकते हैं। हो नहीं सकता कि मेरे नाम पर कोनो FIR लिखवा दे, वो भी तो सरकार का जो लिखने वाला होगा पुलिस, वो भी सरकार का कर्मचारी, जिस कागज़ पर लिखता होगा वो सरकारी दस्तावेज हो गया। और उसमें मानो मेरे नाम पर जिसने लिखवाया होगा वो भूल भटके कि हाँ ऐसे वैसे हैं, जिसके चलते तो वही बता रहे हैं कि सरकारी दस्तावेज जरूरी नहीं कि हमेशा सही होगा, गलत नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है। तो बता रहा है या सरकारी आंकड़ा में गलती ना हो, काहे नहीं हो सकता है आंकड़े का भी हो सकता है। तो बहुत सारे मामलों में सरकारी रिपोर्ट भूल या गलत भी होते हैं, इसीलिए इनके रिपोर्ट का इतिहास उपयोग करने से पहले उनकी सत्यता को खोज और जांचना जरूरी है। मानो कि अगर हम सरकारी दस्तावेज कहीं से लेते हैं और मानो कि सरकारी दस्तावेज में कभी कभी देता है कि किसी आपदा में या किसी संकट में इतने लोग मारे गए, और मानो रिपोर्टर ऐसा ही जो मन सो छाप देगा, नहीं, वो छापने से पहले उसके बारे में पता करेगा कि सच में ये जितना सरकार जो दिखला रहा है कि हाँ इतने लोग मारे गए हैं या इतने लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, सच में इतने लोग हुए हैं कि नहीं, पहले उसको सत्यता को प्रमाणित करेगा और तब जाकर उस सच्चाई को एक तरह से कहा जाए तो लिखने का कोशिश करेगा। 3.7 में देखिएगा आत्मकथा और स्मृति कथा का क्या तात्पर्य है। तो आत्मकथा जो जीवन का अपने बारे में है, और स्मृति कथा यानी जो स्मृति याद होगा, ठीक। तो आत्मकथा यानी कि जब तुम खुद अपना बारे में लिख रहे हो, कोई जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा, 70 बच्चर, विपिन चंद्र पाल, जीवने झाड़ा पता, सरला देवी चौधरानी, और जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर का, ठाकुर का। तो ये बताया जाता है ये सभी लोग अपने जीवन के बारे में लिखे, तो इसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। और वही अगर बाई चांस जीवन में कोई ऐसी घटनाएं हो जो उन्हें याद हो और उसको उन्हें आगे चलकर जब वो लिखते हैं तो उसको हम लोग स्मृति कथा कहते हैं। तो आत्मकथा स्मृति कथा दोनों महान व्यक्तियों द्वारा ही लिखे थे, कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं लिखेगा। वो वही शख्स लिख सकता है जो महान हो, जिसका मानो कि कुछ नाम हो समाज में। ऐसे शख्स मतलब मानो कि बड़े बड़े मतलब पुरुष एक तरह से ऐसे इतिहास लिखते हैं। चाहे आत्मकथा हम काहे किसी का पढ़ेंगे, अगर मानो हमारा ही अगर आत्मकथा है तो तुम काहे पढ़ोगे। तुम ऐसे लोगों का पढ़ोगे जो जैसे मोदी जी हो गए, कोई मानो कि राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, कोई जो मतलब खास खास पुरुष होंगे वैसे लोगों का पढ़ा जाएगा। और बताया था जिनके उनसे क्या होता है व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इतिहास की बहुत सारी घटनाएं की भी जानकारी मिलती है। उनके जीवन के बारे में तो तुम जान पाओगे कि हाँ कैसे वो लोग अपने जीवन व्यतीत करते थे, साथ ही साथ इतिहास की बहुत सारी घटनाओं को भी पता चलेगा कि उस समय जो इतिहास में घटनाएं घटती थी उसमें वो क्या योगदान करते थे, सच में उसमें भाग लेते थे, मार खाते थे या उसमें सहयोग करते थे कि नहीं। जैसे यहाँ बिपिन चंद्र पाल का 70 बच्चर है, गांधी जी की भी आत्मकथा है, उसमें भी एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीयता इतिहास की बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी मिलती है। यानी कि आत्मकथा में एक तरह से कहा जाए तो आपको राष्ट्र जो मतलब जो शख्स है उस शख्स के आत्मा से जुड़ी हुई मतलब उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, और साथ ही साथ इतिहास की भी कुछ बातें आपको पढ़ने को ये आत्मकथा में मिल जाती है। आगे जाइएगा तो राष्ट्रीय इतिहास के अध्ययन के बारे में स्थानीय नाम में ही काम छिपा हुआ है। स्थानीय मतलब जो इतिहास की वो शाखा जो स्थान विशेष के बारे में बताया जाए। कोई ऐसा स्थान होगा और उसी स्थान को एक मतलब कि निशाने पर लेकर उसका इतिहास रचा गया होगा। जैसे सुनने में आता है जम्मू कश्मीर का इतिहास कल्हण ने लिखा, कल्हण आए और जम्मू कश्मीर के इतिहास को लिख दिए। तब वो जैसे मानो अगर तुम ही क्या करो कि जो हम लोग जिस इलाके में हैं अब यहाँ के इतिहास को तुम लिख दो, तब यहाँ के बारे में खाते हो, तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं उस इतिहास को पढ़ेंगे तो उनको विशेष कुछ नॉलेज प्राप्त होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्थानीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इससे स्थान विशेष की सभ्यता का पता चलता है कि यहाँ के लोगों की क्या सभ्यता है, क्या उनकी संस्कृति है, क्या खेल कूद करते हैं, कौन कौन से हर जगह का अपना अपना खेल कूद होगा।
और यहाँ पर कला और साहित्य के बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ के लोगों का कला के प्रति कौन सा रुझान है, कैसा कला पसंद करते हैं। यहाँ तक कि सामान्य नर नारियों की वीरता का भी पता चलेगा। यहाँ तक कि त्याग बलिदान की भी पता चलेगा, जो आगे चलकर राष्ट्रीयता इतिहास के विषय में आप जान पाइएगा। ये कुमुदनाथ मलिक है जो नदिया की कहानी के लिए फेमस है, यानी नदिया का इतिहास लिखने वाले जो शख्स थे वो कुमुदनाथ मलिक जी। आगे चलोगे तो एक समाचार पत्र है और पत्रिका में क्या अंतर है। तो समाचार पत्र जो नियमित रूप से प्रतिदिन की घटनाओं और सूचनाओं को प्रकाशित करता है। प्रति जो भी घटना घटती है, जो भी सूचनाएं होती है, उसको जो प्रकाशित करता है वो समाचार पत्र कहलाता है। जैसे सोम प्रकाश, ये सुनने में था, इसके भी नाम के पीछे काम है कि ये सोमवार को प्रकाशित होता था, हर सोमवार को, सोमवार। अब जबकि समाचार पत्रिका एक निश्चित अंतराल पर, अंतराल मतलब कहा है तो एगो समय गैप के पर उद्देश्य, जैसे प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित होता है, जैसे प्रवासी हो गया, सायुज पत्रा या बंग दर्शन। आगे जाते हम लोग तो देखेंगे 3.10 में परिवेश या पर्यावरण के इतिहास से क्या समझते हैं। तो पर्यावरण के इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है और इससे मानव और प्रकृति साधनों के मनमानी दुरुपयोग के विनाश के कगार पर ला खड़ा करे। इसमें क्या है कि जो मानव है ना, वह प्राकृतिक संसाधन के इतना ना मनमानी ढंग पर, प्राकृतिक संसाधन मतलब संसाधन की जिसको कहा जाता है जिसका मनुष्य उपयोग कर सके, जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है वो संसाधन है। और मानव क्या करता है कि जैसे कि जल हो गया, हवा हो गया, प्रकाश हो गया, अब ये सब चीज़ों का जो मनुष्य है अनाधून उपयोग कर रहा है और जिसके चलते क्या हो रहा है कि हम लोग विनाश के कगार पर आकर खड़े हो। ज़्यादा एक तरह से जल का विनाश करोगे, जल का ज़्यादा उपयोग करोगे, पेड़ पौधे का ज़्यादा उपयोग करोगे, तो हम लोग खुद ही विनाश के कगार पर खड़े हैं। और इसी पर की प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण को बचाने के लिए एगो चिपको आंदोलन आया, जिसमें सुनने में आता था कि जैसे ही अंग्रेज कंपनियां जो भी मतलब कर्मचारी थे आते थे पेड़ को काटने के लिए, तो उस इलाके के जो शख्स थे जाकर पेड़ से चिपक जाते और बोलते थे कि नहीं इसको काटने नहीं देंगे। और उसके बाद दोनों के बीच में जो अंग्रेज कर्मचारी आए और जो वहाँ के लोग थे, इन दोनों के बीच में का दोनों मतलब कहा जाए तो एक तरह से झगड़ा हो जाता था। उसके बाद नर्मदा बचाओ, ये नदी से जुड़ा हुआ है वही आंदोलन है। और इस प्रकार पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पर्यावरण इतिहास का महत्व बहुत खास है। अगला है स्मृति कथा अथवा आत्मकथा को आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। इतिहास लेखन में स्मृति कथा और आत्मजीवन को एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में व्यवहार किया गया है। इससे व्यक्तिगत गुण स्वभाव के बारे में और समाज की, यानी बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे स्मृति कथा और आत्मकथा। तो इतिहास लेखन के क्षेत्र में देखोगे तो स्मृति कथा और आत्मजीवनी दोनों का प्रामाणिक स्रोत के रूप में व्यवहार किया था। यानी जो इतिहास लिखते हैं ना, तो चाहे तो आत्मकथा से भी इतिहास लिख सकते हैं और स्मृति कथा से, किसी का आत्मकथा और किसी का स्मृति याद है उससे भी चाहे तो इतिहास लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, व्यक्तिगत गुण स्वभाव के साथ साथ उस समय की समाज के समाज, संस्कृति, घटनाओं और समस्या और राष्ट्रीय आंदोलन आदि विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है। ठीक, और उसके बाद हमारा सामाजिक इतिहास क्या है। फिर देखो नाम में ही काम छिपा लग रहा है, यानी इतिहास की एक ऐसी शाखा होगा जो समाज से जुड़े हुए विषयों को बारे में बतलाता होगा। अब समाज से जुड़े हुए विषय क्या हो गए, तो इसमें तुम्हारा सामाजिक जीवन के बारे में बतलाएगा, विभिन्न धर्म पक्षों के बारे में बताएगा, कौन कौन से धर्म थे उस समय के लोगों की क्या नैतिकता थी, मोरल वैल्यू, उस समय खेती कैसे होता होगा, वाणिज्य कैसे होता होगा, खेल कूद कैसे लोग खेलते होंगे, खान पान कैसे करते होंगे, वेशभूषा कैसा होगा, कौन सी कला के प्रति लोगों का ज़्यादा रुझान होगा। अब ये सब जो चीज़ जहाँ इतिहास की जिस शाखा में बतलाया जाए ना, वो सामाजिक इतिहास कहलाता है। और ये 2017 में भी आपका आ चुका है। इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का क्या महत्व है। तो इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का यही महत्व है कि ये सामयिक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। यानी इतिहास के स्रोत के रूप में जो समाचार पत्र की क्या भूमिका है,
तो बोल रहा है कि समसामयिक, यानी कि जिस समय इतिहास को घटना घटा था ना, उस समय समाचार पत्र में भी उस समय जन्म ले चुका था। उस समय समाचार पत्रों में घटनाओं का जिक्र भी होता था। अतः इन घटनाओं की तिथि, कारण आदि अन्य बातों को समृद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होगा कि इन घटनाओं की जो तिथि है कि कौन सी घटना कब घटा, क्या कारण था, इन सभी का पता समाचार पत्र से चल सकता है। आगे जाइएगा तो आपका नारीवादी आंदोलन, जिसको फेमिनिस्ट मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। अब ये देखो, नारीवादी यानी इस इतिहास की एक ऐसा भी यहाँ बोल रहा है कि जिस आंदोलन के द्वारा महिलाओं के अधिकार, यानी जो आंदोलन किया होगा ना, नारीवादी यानी वो कि नारी लोग की होगी। तो बता रहे हैं कि जिस आंदोलन के द्वारा महिलाओं के अधिकार और उनकी दशा को सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाया गया ना, नारी लोग का दशा खराब था इतिहास में, नारी के अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं था उतना। तो जो नारी के अधिकार को लेकर, उनकी दशा को सुधारने को लेकर एक आंदोलन चलाया गया, वो नारीवादी आंदोलन कहलाए। और यह आंदोलन की शुरुआत 1960 में हुआ और 1960 के दशक में कहाँ हुआ, तो अमेरिका में और यूरोपीय देश में। ये दोनों ऐसे देश हैं, अमेरिका और यूरोपीय देश, जो कि एक तरह से नारी का अधिकार नहीं देते थे, नारी को उतना इज्जत या सम्मान नहीं देते। और उन्हीं के देश में ऐसा आंदोलन हो गया जो कि नारी आंदोलन कहलाता। अगला क्वेश्चन है, नया सामाजिक इतिहास और परंपरागत इतिहास में क्या अंतर है। तो इतिहास की जिस नवीन शाखा में धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में, भोजन के बारे में, कला, संस्कृति और राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाए या जाना जाता है, उसे नूतन सामाजिक इतिहास कहा जाता है। जबकि परंपरागत इतिहास में, जो परंपरागत यानी जो परंपरा के हिसाब से, वंश के हिसाब से आ रहा है, उसमें वंश के बारे में पढ़ेगा, राजनीति के बारे में या संवैधानिक इतिहास के बारे में अध्ययन मिलता है। आगे जाइएगा तो नवजागरण काल है, यानी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या, 1801 से लेकर 1899 का जो समय है वो 19वीं शताब्दी कहलाता है। और इसके आरंभ में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में बता रहे, भारत के बंगाल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के कारण लोगों में जागरूकता को लेकर नवजागरण काल कहा गया। यानी बंगाल की घटनाएं हैं जो 19वीं शताब्दी में, यानी 1801 से लेकर 1899 के बीच में बंगाल के लोगों में, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, इन क्षेत्रों में क्या किया कि लोगों ने आंदोलन कर दिया। और इसीलिए बताया जाता है इसको नवजागरण काल कहा जाता है। और इस नवजागरण काल के मुख्य जो जनक कहा जाए तो राजा राम मोहन राय के काल से ही रविंद्रनाथ टैगोर के काल तक को यह नवजागरण का काल माना जाता है। आगे देखो 3.17 में इंटरनेट का उपयोग के 2 लाभ है। तो घर बैठे आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। अब यही जो मानो कि हम एक तरह से वीडियो का जो क्रिएट कर रहे हैं, अब ये वीडियो तुम चाहो तो अपने नेट पर घर में भी जाकर इसी बात को फिर से सुनकर अपना लाभ उठा सकते हो। साथ ही साथ ऑनलाइन नौकरी की जानकारी और आवेदन, इन सभी को कर सकते हो। तो ये हमारा इंटरनेट का फ़ायदा है। इंटरनेट से घर बैठे पढ़ाई भी हो जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ऑनलाइन जितने भी फॉर्म आते हैं उन सभी का आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट में देखिएगा स्थानीय इतिहास। स्थानीय मतलब किसी स्थान का इतिहास होगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। और स्थान विशेष के निवासियों की जो क्या प्रकृति होती है, कौन से जगह के निवासी कैसी उनकी प्रकृति है, उनका इतिहास, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, उनका संस्कृति क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कैसे जगह पर है, ठंडा गर्म या समशीतोष्ण, और उनके जीवन जीने का तरीका क्या है। इन सभी विषयों का अध्ययन जिस इतिहास की शाखा में हो ना, वो समझो कि ऐतिहासिक इतिहास कहलाता है, स्थानीय इतिहास कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यों आखिर 1878 को सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया। तो सोम प्रकाश पत्रिका बिना डर भय के ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और जन विरोधी नीति कानून का खुलकर आलोचना करता था। ये जो सोम प्रकाश जो सोमवार को निकलने वाला पत्रिका,
और ये बता रहे बिना डर और भय के अंग्रेज सरकार से ना डर है ना भय कर रहा है। और अंग्रेज सरकार की जितनी विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति, जनता के विरोधी नीति, उन सभी के बारे में खुलकर आलोचना करता है। और इसी कारण जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छवि क्या होने लगा, खराब होने लगा। और लास्ट में इसको रोकने के लिए उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने क्या किया, इस पत्रिका के प्रकाशन पर ही रोक लगा दी।